हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। ठीक है, जैसा कि एस्टेट का पता है तो मतलब जो भी नोडल ऑफिसर वगैरह का कुछ इशू था वो तो ऑलरेडी अपॉइंट हो चुके हैं, तो मे बी जनवरी में एग्ज़ाम मतलब होने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। मतलब ऐसा भी सुनने में आ रहा है एग्जैक्टली कि मुझे नहीं पता क्या होना है। तो हम लोग मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोग सॉल्व कर रहे थे एस्टेट के। ठीक है, जो स्टूडेंट्स नए हैं या जिस इस वीडियो से अगर जुड़ रहे हैं तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको 2018, 19, 20, 21 और 22 ये सारे पेपर्स में प्रीवियस ईयर के मतलब एस्टेट, पीजीटी, बायोलॉजी के मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो जो भी नए स्टूडेंट्स यहाँ से जुड़ रहे हैं या फिर जिन बच्चों को नहीं पता है तो वो ऑलरेडी ये पहले प्रीवियस लेक्चर्स आप जा कर के देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रिपीटिशन तो हो ही रहा है, 2 से 4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में। जिन बच्चों ने कंटिन्यूसली देखे हैं सारे लेक्चर्स उनको पता चल रहा होगा कि मतलब कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज कई बार उसके ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वो क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाता है, या कई बार मतलब वो सारी चीज़ें हैं। सो डोंट थिंक दैट कि हाँ मतलब चलो लास्ट ईयर का है बस 2023 देख लेते हैं, 2024 हम तो देने ही जा रहे हैं तो इसी से हमारा भला हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, ऑलरेडी 1.5 मिनट हो गए, मतलब 2 मिनट हो गए मुझे बताते हुए। पता नहीं इतनी जल्दी टाइम निकलता है ना, पता ही नहीं चलता है, इसीलिए काम की बातें तो रही जाती हैं हमेशा। तो ये 2023 का पेपर है, लेवल 3 का, पीजीटी फॉर लेक्चरर। ठीक है, सेट ए है। अब बाकी तो सबको पता ही है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 घंटे का पेपर होता है। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप सभी देख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि पढ़ रहे होंगे साथ साथ में। बाकी हमने जो काम करना होता है यहाँ पे वो 91 से लेके 50 क्वेश्चंस पे करना होता है। ठीक है, यानी कि ये टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है और वीडियो लेंदी हो जाती है तो फिर आप लोगों का देखने का मन नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम काम करते हैं 30-30 के 2 सेट में इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि 30 मैंने पकड़े हैं तो 30 ही होंगे। हो सकता है यहाँ पे मैं 27 करवा दूँ, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा, या हो सकता है यहाँ पे मैं 35 कर दूँ। तो इस तरीके से, तो मतलब कहने का मतलब है कि बस यहाँ पे हम लोग जो प्योरली बायो वाला पोर्शन है ना बच्चे, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 91 से लेके 50 क्वेश्चंस तक। बाकी और भी किसी भी सेक्शन में आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, लैंग्वेज में 15 इंग्लिश, 15 हिंदी, जनरल स्टडीज़ में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। तो आ गए हम अपने पार्ट 4 पे, यानी कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान। 25वां मतलब 25 नंबर पेपर पे आ चुके हैं, पार्ट ए ही है। ठीक है, ये मत सोचना कि कुछ का मतलब कुछ करवा दिया हमने। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाइलिंगुअल मैं ले रही हूँ, वैसे चाहूँ तो मतलब जूम आउट और कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, जैसे मान लो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको साथ साथ में ये क्वेश्चन साइड में यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले दिख जा रहे हैं। विजिबिलिटी आई थिंक क्लियर है, इतना सफिशियंट है। नेक्स्ट मतलब इंग्लिश मीडियम में जो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 91 क्वेश्चन कह रहा है कि हेटेरोसिस्ट आर द सेल्स प्रेजेंट इन। तो सबसे पहले आपको याद आ रहा होगा कि हेटेरोसिस्ट कहाँ पे देखने को मिल रहा था। तो ये एनाबिना, नॉस्टॉक वगैरह जो सेल्स थे, एनाबिना, नॉस्टॉक, ये मतलब किस तरीके के सेल थे? साइनोबैक्टीरिया में आ रहे थे ना, साइनोबैक्टीरिया के सेल्स थे। और इसी में हमें क्या दिख रहे थे, देखने में को मिल रहा था हेटेरोसिस्ट। और ये हेटेरोसिस्ट करते क्या थे, तो किस पर्पज से हैं? तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मतलब कि हेटेरोसिस्ट जो है वो इन में पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में, एनाबिना, नॉस्टॉक वगैरह हो गए। और इनका पर्पस क्या होता था? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, इसीलिए ये कहाँ पे मिलेंगे? तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में मिलेंगे। बाकी इसमें भी देखा जाए अगर तो 2 तरीके के होते हैं, बेसल होते हैं और मतलब कुछ तो है। तो देखो, जैसे ये सेल्स है ना, ये सेल्स ऐसे बीच बीच में है, तो इसमें से मान लो ये वाली सेल है, इसने अपने आप को मॉडिफाई करके मतलब हेट्रोसिस नाइट्रोजन फिक्सिंग के पर्पज से कर लिया, तो ये हो गए। तो
बेसिकली जो मतलब इसमें हेट्रोसिस्ट हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो हेट्रोसिस्ट होता क्या है, तो सपोज दैट ये मतलब एक मैंने फिलामेंट बनाया है बीजीए का, किसी का भी ले लो, नॉनस्टॉप हो गया, एनाबिना हो गया, फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट की कुछ सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को क्या कर लेती हैं, मतलब पर्टिकुलरली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं, ठीक है। तो ये सेल्स, ये क्या कहलाता है, ये हेटेरोसिस्ट कहलाता है। अब हेटेरोसिस्ट के बारे में अगर सबसे पहले पूछे तो सबसे मतलब इसका जो मतलब प्रिमिटिव सबसे पहला फीचर होता है, ये क्या होता है, थिक वॉल्ड होता है, ठीक है, थिक वॉल्ड होता है। दूसरा, इसकी सेल वॉल किसकी बनेगी, सेलुलोज की बनी होती है। ऐसा नहीं कि सेल वॉल का मतलब कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेल्प करता है। बाकी इसमें पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इनको नोड्यूल्स या ग्रेन्यूल्स मतलब ऐसे ही कुछ बोलते हैं, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये 2 होते हैं, तो कई बार क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है कि कितने होते हैं, तो ये 2 इन नंबर होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, पोलर नोड्यूल्स। अब बात करते हैं कि जैसे फिलामेंट है, फिलामेंट के अगर बीच में है, जैसे ये बीच में दिख रहा है ना हमें हेटेरोसिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हेटेरोसिस्ट की बात करते हैं, हेटेरोसिस्ट, तो ये बेसिकली मतलब 2 तरीके के होते हैं। एक होता है इंटर कैलरी, जैसे ये वाला है, ये फिलामेंट के बीच में आ गया तो ये इंटर कैलरी कहलाएगा। लेकिन कुछ होते हैं जो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। जैसे टर्मिनल वाली बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो कि ठीक है, बीजीए का कोई फिलामेंट है, अब इसमें हेटेरोसिस्ट कहाँ पे बन जा रहा है, यहाँ पे ऐसे साइड में बन जा रहा है, ठीक है। साइड में आकर के मतलब कोई सेल जो है वो मॉडिफाई करके साइड में निकल जा रही है, तो ये मतलब टर्मिनल हो गया, साइड वाले हो गए। अब इसमें भी देखो जो टर्मिनल वाले हैं ना, इसमें भी फिर 2 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। एक तो बेसल होता है, मतलब जो बेस पे बन जाए, जैसे ये वाला है, ये बेसल में आ जाएगा, बेस पे बन जाए। कुछ होते हैं जो टर्मिनल या लेटरल बन जाते हैं, ठीक है, टर्मिनल, या फिर इनको हम लोग और किस नाम से बोलते हैं, शायद अगर कलर विजिबल नहीं है ना तो मैं बोल रही हूँ, तुम लोग साथ साथ लिख लो। ये टर्मिनल वाले में मतलब टर्मिनल वाला जो है यही क्या हो जाएगा, लेटरल भी कहते हैं, मतलब इसको लेटरल या टर्मिनल के नाम से, जैसे साइड में है। और ये ये वाला जो है ये लेटरल में आएगा। और ऐसे फिलामेंट पड़ा हुआ है और उसका सपोज करो ऐसे बेसल सेल जो है वो हेटेरोसिस्ट की फॉर्म में अगर मॉडिफाई हो जाता है तो वो बेसल हो जाएगा। अब इनके एग्जांपल्स जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको साथ में नोट करते हुए चलिए। बेसल का जो एग्जांपल है वो हमें देखने को मिलता है ग्लियो ट्रेकिया में, ठीक है, ग्लियोट्रिकिया एक जीनस है, इसमें देखने को मिलता है। और एक है रेवुलेरिया, ठीक है। इन दोनों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बेसल हेटेरोसिस देखने को मिल रहा है। और टर्मिनल की बात करते हैं, जैसे ये जो साइड वाला था ये टर्मिनल या लेटरल, तो इसका एग्जाम्पल है नॉस्टोचॉप्सिस, एक जीनस है नॉस्टोचॉप्सिस, उसमें देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक इतनी चीज़ें मतलब क्लियर हुई होंगी। बाकी बेसिक फीचर्स तो क्या हैं वो तो सारे आपको मालूम ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर रही हूँ, आप लोग मतलब इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि विच वन इज नॉट प्रेजेंट, नॉट पार्ट ऑफ द स्प्लाइसोसोम। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि स्प्लाइसोसोम होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में फिर उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और क्या चीज़ यहाँ पे बता रहा है, पूछ रहा है कि एब्सेंट है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो स्प्लाइसोसोम मीन्स क्या है कि देखो, सबसे पहले आपने अगर पढ़ा है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग या आरएनए स्प्लाइसिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा, मोल बायो में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मतलब मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। तो आपको पता होगा कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, मतलब इंट्रॉन्स कैसे होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं, 2 तरीके के होते हैं ना, इंट्रॉन और एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स जो है ये क्या होते हैं, ये कोडिंग रीजन्स होते हैं, और इंट्रॉन्स जो होते हैं वो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स मतलब जो नॉन कोडिंग रीजन है उसको निकाल देना। कहाँ पे होती है प्रोसेस, न्यूक्लियस में होती है, और ये कैसी है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है। यहाँ पे देखो कैसे होता है, तो यूज ऑफ स्प्लाइसोसोम, ठीक है, स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्सेस का यूज किया जाता है। आप सोच रहे होगे ये कॉम्प्लेक्सेस मतलब क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया है बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए, ठीक है, आरएनए के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं और साथ ही साथ प्रोटीन्स यूज होती हैं दैट रिमूव नॉन कोडिंग इंट्रॉन्स फ्रॉम प्री मैसेंजर आरएनए या प्री एमआरएनए से। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कहाँ से, तो कौन सा है, एमआरएनए की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो जो एस सॉरी
जो SNRNAs होते हैं, या इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं SNRNPs, ठीक है। मतलब कि स्मॉल SN, ये फुल फॉर्म भी ध्यान रखो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन इस बार दिया है तो क्या पता नेक्स्ट टाइम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले, कुछ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सब सारे जो भी मतलब मैं बोल रही हूँ ना, उसको एक एक बात को ध्यान से सुनो। तो SNRNAs का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या है, तो देखो स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है। या बेसिकली इसको SNRNPs ही लिखो, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन SNRNP, दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है। तो जो SNRNPs हैं, या इसको स्नरप्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, प्रोनाउंस जो हम इसको करते हैं, वो क्या करते हैं, स्नरप्स करते हैं, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसमें स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। अब इसमें ये बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, U1 U2, 1 2 है, ठीक है, 3 गायब हो गया, फिर 4 5 और 6। अब यू क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ये क्या होते हैं, यूरिडीन होते हैं, ठीक है। दे आर रिच इन यूरिडीन, इसलिए ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद में जो प्रोटीन पार्ट है, ये जो नॉन SNRNPs हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें देखो बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं वो मतलब नियर अबाउट 200 के आसपास होती हैं। अब इसमें भी देखो कई तरीके की प्रोटीन्स होती हैं, बट थोड़ी सी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे PRP प्रोटीन्स होती हैं, PRP का मतलब है प्री mRNA प्रोसेसिंग प्रोटीन्स। अब इसमें आ जाती है PRP2 5 8 16 28 43। फिर BRR2 SUB2 NTC CWC2 YZU2, मतलब ETC एंड मैनी मोर, मतलब बहुत सारी होती हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। बाकी एक और चीज़ है यहाँ पे, इसके बारे में मतलब खोजा किसने था, तो फिलिप शार्प करके और रिचर्ड जे रॉबर्ट्स करके दो साइंटिस्ट थे हमारे। इन्होंने इसको खोजा था, और जहाँ पे इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। कब दिया गया था, 1993 में। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको वीडियो को पॉज करके चीज़ों को नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा आंसर क्या निकल के आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखो प्री mRNA एक था, ठीक है। 5 टाइप ऑफ SNRNAs, या इसी को SNRNPs भी बोलते हैं, ठीक है, स्नरप्स। और नॉन SNRNP स्प्लाइसिंग फैक्टर्स भी थे। तो राइबोजाइम कहीं दिखाई दिया वहाँ पे, ऐसा कोई वर्ड आया नहीं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 4 इज द आंसर, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ हेल्दी इंडिविजुअल्स कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में हमें स्ट्रोक वॉल्यूम बताना है। तो आई थिंक सबको पता होगा कि कितना होता है, 70 ml होता है। बाकी आप सभी ने अगर एक कार्डियक आउटपुट सुना होगा टर्म, ठीक है, कार्डियक आउटपुट सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, तो ये क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यही होता है ना। तो हार्ट रेट देखो नॉर्मली कितनी लेते हैं, 70 से 72 लिया जाता है, ठीक है। और बाकी इसको स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 है। तो इसके साथ जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अगर आप 70 लेते हो, मतलब 72 आप मान के चलो, तो ये 5040, ठीक है, मतलब 5000 के आसपास ही आ जाता है। या फिर अगर इसको आप 70 लोगे तो फिर ये कितना आ जाएगा, 49,000 हो जाएगा। तो मतलब ये मान के चलते हैं कि इसको मतलब हम अप्रोक्सीमेटली 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5000 से 6000 लीटर पर मिनट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 70 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, कह रहा है कि प्रिडिक्ट इफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव अ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स। कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल है, उसका ये सीक्वेंस दिया गया है हमें। व्हाट मे बी द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन जेनेटिक कोड ऑफ mRNA। तो मतलब ये तो प्रोटीन्स के नाम हैं। अब ये प्रोटीन्स के नाम हमें दे रखे हैं, अब हमें ये देखना है कि इसके मतलब जेनेटिक कोड्स क्या होंगे। जैसे मान लो सबसे पहला मेट है, तो एटलीस्ट ये तो सबको पता ही होगा हर बच्चे को कि मिथ्योनीन है। मिथ्योनीन जो है इसको मतलब कौन कोड करता है,
AUG, ये और भी किस नाम से जाना जाता है, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, तो इतना तो पता चल गया कि AUG है, तो बाकी मतलब एक ये ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन आपको फिनाइल एलानिन और सेरीन का भी पता होना चाहिए। तो पिछली क्लासेस जो मैंने सॉल्व करवाई हैं, जो भी मतलब पिछले लेक्चर्स, उसमें मैंने सेरीन वगैरह का एक दिन मैंने बताया था, सेरीन का बताया था, टायरोसिन का बताया था, तो ध्यान रखो। और बाकी एक काम करते हैं, जो इसका मतलब चार्ट है कोडॉन्स का, उसको हम लोग एक बार थोड़ा सा ब्रीफली रिव्यू कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि चीज़ों को कैसे मतलब देखा जाता है। बाकी देखो, इसका किसी बच्चे ने मतलब मुझसे ट्रिक भी पूछा था, तो देखो ट्रिक तो मतलब अभी फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। बाकी हाँ, जब मैं पढ़ती हूँ कभी ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं ना, तो आप उस टेबल का मतलब टेबल को यूज़ कर सकते हो। बाकी अपने ओन उसमें यूज़ कर लो ना, ऐसे मतलब आप इस टॉपिक पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो शायद आपको मोस्ट प्रोबेबली सारे याद भी हो जाएं। ठीक है, तो एक बार इसको मतलब हम चार्ट के थ्रू देखते हैं। तो ये देखो, इसको मतलब कैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सबने देखा होगा बुक्स में, मतलब दिया हुआ है अच्छे से। कुछ बच्चों को ठीक से पढ़ना भी आ रहा होगा, जिनको नहीं आ रहा है वो एक बार देखो ध्यान से। तो ये देखो यहाँ पे जैसे पिनट स्क्वायर था ना, तो उसमें हम लोग मतलब ऊपर और मतलब कि अप साइड और लेफ्ट साइड से कर ले रहे थे यहाँ पे। लेकिन देखो 3 लेटर का होता है ना, फर्स्ट लेटर यहाँ से, सेकंड लेटर ये यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये सेकंड लेटर है, फर्स्ट लेटर यहाँ पे दिया था UCAG, और थर्ड लेटर जो है वो हमें इस साइड में दिए गए हैं, ये वाले हैं, ये थर्ड लेटर हो जाएंगे। तो करना क्या है हमें, देखो मतलब इसको रीड कैसे करते हैं ना, वो मैं बताती हूँ। एक बार ही मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अब देखो यहाँ पे जैसे सीरीन की बात हो रही, मतलब मिथ्योनिन, सबसे पहले तो मिथ्योनिन की बात करते हैं। मिथ्योनिन देखो यहाँ पे दिया हुआ है AUG। ठीक है, एक ही है जो किसके लिए कोड कर रहा है, स्टार्ट कोडॉन है, और वो क्या है, मिथ्योनिन के लिए है। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, हालांकि लिखना चाहिए था, ये स्टार्ट कोडॉन होता है। बाकी तीन मतलब 64 में तीन तो होते हैं जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। ये देखो तीनों स्टॉप कोडॉन्स हमें यहाँ पे दिए हैं, कौन कौन सा है, UAA, UAG और UGA। तीनों का मैंने बताया था, अंबर, ओकर और ओपल। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन निकल के आता है, उसको भी तुरंत तुरंत अभी लिख लो कॉपी में। तो ये दो चीज़ें हो गई। फिर तीसरी चीज़ वहाँ पे क्या बोल पूछ रहा है, फिनाइल के लिए, फिनाइल और सीरीन, दो की बात की जा रही है वहाँ पे। तो ये फिनाइल है और ये सीरीन है। अब सीरीन के लिए देखो इस टेबल में और कहीं पे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ये देखो यहाँ भी है। ठीक है, तो सीरीन के लिए जो है ये 4 तो यहाँ पे आ ही गए हैं। पिछली वीडियो मैंने लिख करके दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ मतलब आपको लिख कर देने से बेटर है मैं आपको एक बार सोर्स बता दूँ, तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो आप यहाँ से आप खुद ब खुद ढूंढ सकते हो। और बाकी सीरीन के 2 यहाँ से भी निकल के आते हैं। तो देखो सीरीन वाले जो है उसको याद करने का तरीका देखो ध्यान से। इनके दो स्टार्टिंग वाले जो 2 कोडॉन्स है ना, वो सेम है। ठीक है, यानी कि क्या है, ये UC, 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 मतलब बाकी 4 जो है इसके UC कॉमन है। उसके बाद में क्या लिखते हैं, मतलब उसके बाद वाले देखो क्या कैसे लिख सकते हो हम लोग, क्या लिखते हैं, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ। हम लोग लिखते हैं ना ATGC। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ATGC। लेकिन यहाँ पे टी ना लिख करके हमें क्या लिखना होगा, AUGC। अब देखो AUGC, तो ये मतलब 4 तो तुम्हें वैसे याद हो गए। ठीक है, सीरीन वाले ये 4 जो थे ये याद हो गए, जो UC से स्टार्ट हो रहे थे। बाकी यहाँ पे जो 2 है ना, ये 2 किससे हैं, AG और AG से स्टार्ट है, AG से स्टार्ट है। और यहाँ पे बाद में बार बार UC यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा था, यहाँ पे लास्ट में UC लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीन वाले जो 6 थे वो शायद मतलब आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब बात किसकी बच रही है, फिनाइल वाले। फिनाइल वाले जो है उसमें देखो वही है, WU से स्टार्ट होते हैं, UU और UUC। ठीक है, तो मतलब इसको भी याद करना मुझे नहीं लगता कि कोई डिफिकल्ट है। या चलो एक क्वेश्चन के मतलब मेथड से, या एक क्वेश्चन के थ्रू हमने कितने सारे जो है वो हमें याद हो गए। सबसे पहले तो मिथ्योनिन पता चल गया, जिनको नहीं पता था, ये जो बच्चा बहुत ही प्रिमिटिव था वो भी सीख गया होगा। उसके बाद में स्टॉप कोडॉन्स तीनों पता चल गए, 4 ये हमने लर्न कर लिए। सीरीन में हमने कितने लर्न कर लिए, 6 लर्न कर लिए। सबका क्या है, UC के 4 वाले हैं, फिर उसमें AUGC लिख दो। और उसके बाद में फिर AG से हैं, AG से हैं उसमें भी इसका UC उठा के आगे लगा दो। ठीक है,
और जो फिनाइलएलानिन वाले थे वो यू से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो वो वाले क्या है, उसमें भी लास्ट में बस यू सी ही लगाना है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये काम हमारा कंप्लीट होता है। बाकी फिर कभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, तो बाकी को भी मतलब मैं कैसे मतलब बस इसी तरीके से थोड़ा सा वो है, थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो आप खुद ब खुद समझ लोगे कि हाँ कैसे इनको थोड़ा सा याद करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मिथ्योनिन का पता चल चुका है, ठीक है। क्या था हमारा, AUG हो जाएगा। बाकी फिनाइलएलानिन के दो ही निकल के आ रहे थे ना, UUU और UUC, ठीक है, ये दो थे। उसके बाद में सीरीन वाले देखो हमने सारे खुद से कर लिए कि नहीं कर लिए, बताओ। UC, UC, फिर से UC, UC, ठीक है। और फिर मैंने क्या बोला था लास्ट में, AUGC, इस तरीके से लिख दो। और लास्ट वाले क्या थे दो, AGU और AGC, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब एक क्वेश्चन में तो चलो तुम्हारे इतने तो तैयार हो गए, बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जब कभी मिलेगा तो हमारा AUG मिथ्योनिन के लिए हो गया। उसके बाद में UUA, लास्ट वाला तो हम ऑलरेडी कट कर चुके थे, यहाँ पे UUA आ रहा है। ए वाले से कोई कनेक्शन है ही नहीं हमारा, हमें क्या चाहिए, UUU या UUC चाहिए। तो मतलब या तो बी या तो सी में से कोई होगा। अब उसके बाद में सीरीन की बात करते हैं, तो सीरीन में क्या हमारे पास कोई ऐसा कोडोन आया था जिसमें UAA हो, UA की वहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही थी, वहाँ पे UC के साथ में चीज़ें चल रही थी। और ये सेकंड नंबर वाला है UCU, तो यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, आंसर जो आ रहा है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन निकल के आ रहा है, ठीक है। सेकंड वन इज द राइट आंसर। सॉरी वो मतलब इरेज हो गया है। आपको ज़रूरत है तो वीडियो को पॉज करके फिर से जा करके पीछे से उसको नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 है। देखो क्वेश्चंस अच्छे हैं इसलिए मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स, ठीक है। 3 तरीके के कोन सेल्स होते हैं, कौन कौन से, रेड, ब्लू और ग्रीन। 3 कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि नहीं होते हैं। रेड कलर मतलब कलर यहाँ पे लिख लेना, मैंने नहीं लिखा है। विच पोजेसेस देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, सीधी सी बात है, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रेड कलर अपने उसके लिए है, ब्लू अलग है, ग्रीन अलग है। कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट दैट रिस्पॉन्ड टू रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट। व्हेन दीज कोन्स आर स्टिमुलेटेड इक्वली अ सेंसेशन ऑफ व्हाइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन जो है वो दोनों चीज़ें सही हैं। आप ये बताओ कि देखो साथ में इसमें ना एक और चीज़ समझ लेते हैं हम लोग। जैसे देखो जो मतलब कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, मॉडिफाइड बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें प्रोटीन पार्ट और पिगमेंट पार्ट होता है। पिगमेंट पार्ट यानी कि रेटिनाल होता है, जो कि एल्डिहाइड या अल्कोहल ऑफ विटामिन ए होता है, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन पार्ट होता है वो प्रोटीन कौन सा होता है, ऑप्सिन प्रोटीन होता है ना वो। ऑप्सिन प्रोटीन में भी देखो दो है। अगर हम रॉड्स की बात करते हैं, इन रॉड सेल्स और इन कोन सेल्स, ठीक है। तो रॉड सेल्स में जो प्रोटीन मतलब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन बोलते हैं। और जो कोन्स की बात करते हैं तो इसको आयोडोप्सिन बोलते हैं, ठीक है। आयोडोप्सिन, अब इसी आयोडोप्सिन में जो है ये बेसिकली 3 कलर हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। रेड, ब्लू और ग्रीन होता है। इसमें भी देखो डिफरेंस क्या है, मतलब अगर ग्रीन रेड कोन है तो रेड कोन में जो पिगमेंट है वो क्या है, इसको हम लोग लिख लो एरिथ्रोप्सिन, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोलोब, ठीक है। एरिथ्रोप्सिन या एरिथ्रोलोब, उसी इसीलिए इसी तरीके से ब्लू वाले को साइनोप्सिन और ग्रीन वाले के लिए क्या हो जाता है, ये क्लोरोप्सिन हो जाता है। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगी कि सपोज दैट अगर मतलब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है ना, तो कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो कोन सेल्स होते हैं इसी में क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है। तो डिफेक्ट इन कोन सेल्स इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। अब अगर रेड कलर के लिए मतलब कलर ब्लाइंडनेस होता है, मैं यहाँ पे साथ में लिख भी दे रही हूँ कि इनका जो कलर ब्लाइंडनेस है, CB से लिख दे रही हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस अगर इससे होगा रेड रेड कोन की वजह से, तो उसको हम लोग प्रोटोनोपिया बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोनोपिया, या इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, डाल्टोनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको। ब्लू के लिए जो यूज़ करेंगे वो है
ट्राइटेनोपिया, ठीक है। ब्लू कलर के लिए यूज़ करेंगे ट्राइटेनोपिया, और ग्रीन कलर के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कलर ब्लाइंडनेस में टर्म होता है ड्यूटीरोनोपिया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो इससे रिलेटेड मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ये हो गया, ऑप्शन क्या है, ये प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है। और अगर पिगमेंट की बात करेंगे तो पिगमेंट वाला जो है वो क्या कहलाता है, रेटिनाल, NAL है, ऑल मत लगा के आना, जैसे बोल रही हूँ वैसे उसी तरीके से लिखो। और रेटिनाल क्या है, ये एल्डिहाइड या अल्कोहल ऑफ विटामिन ए, ठीक है। ये क्या कहला रहा है, रेटिनाल कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए ये सारी चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी 95 में और कुछ वैसा है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो जब सारे कलर्स मिल करके व्हेन ऑल द कोन इक्वली सेंसिटाइज बाय द हेल्प ऑफ द लाइट, तो वो क्या करेंगे, हमें व्हाइट लाइट दिखाएंगे, ठीक है, व्हाइट कलर होगा। एंड नो कोन सेंसिटाइज, जब कोई भी कोन सेल जो है वो सेंसिटाइज नहीं होगा तो उस जगह पे हमें क्या दिखेगा, ब्लैक कलर दिखेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, यानी कि माल्ट, माल्ट की बात कर रहा है। तो माल्ट आर लोकेटेड इन, सबको पता है, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी होता है, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी होता है, यूरिनो जेनाइटल भी होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेटल एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर इन, तो मेटल जो है वो एज ए कैटालिटिक कन्वर्टर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ऑटोमोबाइल में, तो प्लेटिनम, मतलब कौन कौन से मेटल यूज़ होते हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, तो ये तीन के तीनों यूज़ हो जाते हैं। तो PPR करके या PRP करके इसको ऐसे याद कर लेना, PRP, ठीक है, प्लेटिनम, रोडियम और पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीकार्पिक प्लांट। एक पॉलीकार्पिक होता है और एक होता है मोनोकार्पिक। इसमें देखो मतलब क्या होता है, पॉलीकार्पिक मतलब वो प्लांट होता है जिससे आप बार बार मतलब मतलब फ्रूट जो है वो ले सकते हो, ठीक है, बार बार उससे फ्रूट हार्वेस्ट कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि आपने एक मैंगो का ट्री लगाया है, तो क्या एक बार ही मैंगो के सीजन में आप उससे मैंगो खाओगे, ऐसा तो है नहीं। आपने मतलब 2022 में भी खाया था, 23 में भी खाया, 24 में भी खाया, फिर 25 में भी खाओगे, मतलब वो प्लांट काफ़ी टाइम तक मतलब वो जिंदा रहता है। लेकिन जो मोनोकार्पिक होते हैं वो, इनको हम लोग एक तरीके से सीजनल्स भी कह सकते हैं, मतलब जो सीजन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये क्या है, जैसे मान लो हमने इस सीजन में जो मतलब गेहूं की फसल अभी लग रही है वो मार्च अप्रैल में मतलब कट जाएगी, तो वो मतलब हो गया, मतलब एक बारी मतलब उसमें फ्लावरिंग आएगी, सीड दिया और फिर उसके बाद में वो काम खत्म हो गया उसका। सनफ्लावर भी इसी तरीके से है, मटर भी इसी तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों जो हैं ये किस में आ जाते हैं, मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लेकिन जो पियर है वो कैसा है, पॉलीकार्पिक है। पियर हो गया, मतलब जितने भी ऐसे पेड़ हैं जो मतलब एक से ज़्यादा बार आपको फल दे रहे हैं, ठीक है, या एक से ज़्यादा बार उनमें फ्लावरिंग हो रही है, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, पॉलीकार्पिक। जैसे मैंगो, पियर, गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, बहुत सारे हैं, तो ये सारे जो हैं इसमें आ जाते हैं। या फिर मतलब अगर आप और मतलब थोड़ा सा और साइंस की भाषा में अगर कह सकते हैं, बायो की लैंग्वेज में सुनना चाहते हो, तो ये कह सकते हैं कि प्लांट दैट कैन रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स बिफोर दे डाई, मतलब वो जब तक मरे नहीं तब तक वो रिप्रोड्यूस करते रहें, मतलब बार बार हमें फल खाने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है, फ्लावरिंग हो रही, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग पॉलीकार्पिक को और भी, अगर मान लो इससे रिलेटेड टर्म्स आते हैं तो पॉलीकार्पिक भी कहते हैं, या इनको हम लोग कहते हैं प्लियोनेंथिक, ठीक है, प्लियोनेंथिक, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इटिरोपैरस, ठीक है, इटिरोपैरस। तो मतलब ये सारे टर्म्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बाकी तो ठीक है। लाइफ स्पैन इनका कैसा होता है, मतलब पेरिनियल टाइप्स के होते हैं ये, ठीक है, पेरिनियल्स होते हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, एनुअल या बाइनियल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो। इसमें एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, ऑरेंज, लीची वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और बाकी जितनी भी फसलें वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, बैम्बू, बैम्बू देखो लाइफ में सिर्फ एक बार वो करता है ना फ्लावरिंग, इसमें कितने बार आती, कितने साल के बाद आता है, शायद 50 ईयर्स होता है या क्या है। बाकी नीला कुरिंजी था NCERT में दिया हुआ है क्लास 12th में, वो 12 साल के बाद उसमें फ्लावरिंग आती है, ब्लू कलर से हो जाती है मतलब पूरी वो वैली।
तो ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है एरिल इज, एरिल क्या है ऑलरेडी हम लोग मतलब डिस्कस कर चुके हैं कि लीची का जो हम खाते हैं एडिबल पार्ट वो भी क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एरिल है। ठीक है, बाकी नटमेग अभी पिछले उसमें मैंने बताया था मेस, और नटमेग, नटमेग जो था वो क्या था, सीड था, मतलब जायफल था ना, ये जायफल के ऊपर जो लगी हुई थी, ये जैसे जायफल था और इसके ऊपर क्या थी, ये रेड कलर से ऐसे करके ऐसे ये लगे हुआ था, तो ये क्या था, मेस, यानी कि इसको और किस नाम से बताया था, जावित्री। ठीक है, जो लोग मसाले वगैरह गरम मसाले यूज़ करते हैं या फिर जनरली महिलाओं को तो अच्छे से पता ही होगा, तो ये जावित्री होती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का एरिल है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ये हमें देखने को मिलता है। नटमेग हो गया, पोमीग्रेनेट में भी जो रेड फ्लैश अराउंड ईच सीड है वो भी क्या है, एडिबल एरिल है। और बाकी कैस्टर बीन में भी होता है, पैसीफ्लोरा में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो बात यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एरिल क्या है, ये सबको पता है, लेकिन यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन दे रहा है वो क्या है कि इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ ऑफ द फ्यूनिकल है, या परसिस्टेंट न्यूसेलस है। ये तो नहीं है, क्योंकि ये किस में देखने को मिल रहा था, ब्लैक पेपर में और बीट रूट में देखने को मिलता है, ब्लैक पेपर और बीट रूट हो जाएगा इसका तो। और आउटग्रोथ एट द माइक्रोपाइल तो ये नहीं है। अब यहाँ पे देखो इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ और आउटग्रोथ ऑफ द फ्यूनिकल, मतलब जो हरियाणा बोर्ड है उसने ये दोनों ऑप्शंस को ऐसे आंसर कंसीडर किया है। अब फ्यूनिकल का तो देखो ये कह सकते हैं कि हाँ वो सीड स्टॉक के साथ लगा होता है इसलिए वो आउटग्रोथ ऑफ फ्यूनिकल भी है, लेकिन मेरे हिसाब से जो ज़्यादा वो है वो एक इंटेगुमेंट्री आउटग्रोथ है। बाकी यहाँ पे देखो क्या है, एरियल एंड एक्स्ट्रा सीड कवरिंग जनरली फ्लैशी है, ये एफ एल है, मैंने भी क्या लिख दिया है, एफ एल, फ्लैशी एंड ब्राइटली कलर्ड, स्पेशली वन दैट डेवलप्स फ्रॉम द फ्यूनिकुलस या सीड स्टॉक, तो कह सकते हैं। ठीक है, बाकी आंसर पहला और दूसरा दोनों हो सकता है, या मोस्ट प्रोबेबली जो मेरे अकॉर्डिंग है वो आंसर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक, बायोटेक के एप्लीकेशन में इसमें से क्या है जो नहीं यूज हो रहा है। जीन थेरेपी सबको पता है, ये क्या था, एडीए जीन। ठीक है, 4 ईयर ओल्ड गर्ल चाइल्ड थी ना शांति डिसिल्वा, उसमें ये डिसऑर्डर था। ठीक है, उसके बाद डेवलपिंग और डीएनए वैक्सीन, ये भी डीएनए मतलब बायोटेक के एप्लीकेशन से ही है। बाकी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ट्रिटिकेल, ये भी क्या है, एक तरीके का मतलब हाइब्रिडाइजेशन ही तो कर रहे थे यहाँ पे, तो ये भी होगा। मेरे अकॉर्डिंग टेस्ट ट्यूब बेबी होना चाहिए आंसर। बाकी इन लोगों ने जो इनकी आंसर की है इन्होंने सेकंड ऑप्शन को माना है। आप लोग मतलब बताना मेरे को इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, कह रहा है इन बायोटिक इंटरेक्शन में एमेंसलिज्म, बहुत बार देख लो, जो जो बच्चे मतलब पेपर सारे देख रहे हो ना उनको पता चल रहा होगा कि कुछ नंबर तो इसमें फ्री के ही मिल रहे हैं। अब देखो एमेंसलिज्म पिछली बार ही पूछा था, फिर से पूछ लिया है, जो कि क्या था, -0 था। बाकी इससे रिलेटेड जितने थे वो ऑलरेडी मैं पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप सभी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 102, मैच द टर्म्स गिवन, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है, करेक्ट आंसर नीचे दिया हुआ है, मतलब कोड्स में से ढूंढ के बताना है। तो यहाँ पे ये कुछ मतलब टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे एडल्फस है, सिंजिनीशियस है, गाइनोस्टीजियम है, एपिपेटलस और सिनएंड्रस। इन सब का क्या करना है, इन सबको हमें मैच करवाना है। तो सबसे पहले एडल्फस, एडल्फस का मतलब क्या है कि फिलामेंट्स तो फ्यूज होते हैं, लेकिन एंथर क्या होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, तो कह रहे हैं कि फिलामेंट फ्यूज हैं। अब जैसे बहुत सारे हैं ना फिलामेंट, तो फिलामेंट क्या है, आपस में फ्यूज होंगे, लेकिन एंथर जो है वो फ्री हैं, तो एडल्फस कंडीशन कहलाएगी ये। उसके बाद में एपिपेटलस, एपिपेटलस आपने पढ़ा होगा, सोलेनेसी फैमिली में था। तो यहाँ पे क्या था, स्टेमन्स अटैच टू कोरोला, ऐसे लिखते थे ना, कैलिक्स कोरोला, और ये इसके ऊपर इस तरीके से आता था। तो डी का 5 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, डी का 5, ए का 2, डी का 5 हो गया। ठीक है, बी क्या था, सिंजिनीसियस, सिंजिनीसियस में क्या है, एंथर्स फ्यूज्ड हैं, अब फिलामेंट फ्री है, मतलब एडल्फस और सिंजिनीसियस दोनों जस्ट अपोजिट हैं। यहाँ पे क्या थे, एंथर फ्री थे, फिलामेंट फ्यूज था। अब यहाँ पे एंथर फ्यूज हो गए सिंजिनीसियस में, फिलामेंट क्या हो गए, फ्री हो गए। तो 2-1
उसके बाद में ये 5 है। सिन एंड्रस, सिन का मतलब ही क्या होता है, फ्यूज होना, ठीक है। तो फिलामेंट्स एंड एंथर्स फ्यूज्ड, ई का जो है वो 3 हो जाना है यहाँ पे, ई का 3 हो जाएगा। और गाइनोस्टीजियम कंडीशन क्या है, एंथर लोब एंड स्टिग्मा फ्यूज। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपने आप में, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड ऑप्शन होगा। इनको सबको एक एक को लिख के सामने सामने से और इनको लिख लो। और साथ में एक और काम करना कि ये कौन सी फैमिली के स्पेशल फीचर्स हैं, ठीक है। इनकी जो फैमिलीज़ हैं ना, मतलब जिस भी फैमिली की स्पेशल फीचर है उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। जैसे एपीपेटलस तो कहाँ पे, सोलोनेसी वगैरह में हमें देखने को मिल ही रही है, साथ में और भी चेक कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर द प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल मेम्ब्रेन। लिविंग सेल मेम्ब्रेन की ज़रूरत कहाँ पे नहीं है, ऑस्मोसिस में है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में है। लेकिन डिफ्यूज़न में हमें यहाँ पे इस तरीके की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस चाहिए और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि मल्टीपल अलील्स, मल्टीपल अलील्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब मल्टीपल अलील जो है वो सेम पोजीशन पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पे लोकेटेड होते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, कह रहा है कि एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय, नॉट पूछ रहा है मतलब नहीं प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे देखो आंसर जो है, यहाँ पे भी देखो क्वेश्चन में मुझे नॉट क्यों पूछ रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो एफ्लाटॉक्सिन जो है वो एस्परजिलस का ही, मुझे जो मालूम है वो एस्परजिलस ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एस्परजिलस की भी, एस्परजिलस फ्लेवर्स जो है स्पीशीज, इससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बाकी मतलब एस्परजिलस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको ब्राउन मोल्ड या ब्लैक स्मोकी मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एंजाइम एमाइलेजेस प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। और बाकी जो एफ्लाटॉक्सिन की बात है वो एस्परजिलस फ्लेवर्स प्रोड्यूस करता है, लिवर कैंसर यानी कि कार्सिनोजेनिक होता है। बाकी बताना आप लोग ऑप्शन, मतलब उसमें कमेंट सेक्शन में कि क्या है, क्योंकि क्लेविसेफ से भी नहीं होगा, क्लेडोनिया तो उसमें आ जाएगा, लाइकन में आ जाएगा, पेनिसिलियम का भी ऐसा कोई वो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी। नर्व की जो सेल बॉडी है, मतलब कि ये क्या होता है, ये एक तरीके से ऐसे सेल बॉडी हो गया और फिर ये एक्सॉन हो जाता है और फिर ये नर्व एंडिंग्स आ जाती हैं। तो सेल बॉडी में यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इससे ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स, ये डेंड्रॉन होते हैं, इससे डेंड्राइट्स निकले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो इसका यही है। बाकी इस पे ये एक्सॉन्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट ऑफ नर्व सेल बॉडी, नर्व की जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी में निसल्स बॉडी या निसल्स ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, लिपोक्रोम ग्रेन्यूल्स आ जाएंगे, सेंट्रियोल तो वैसे ही एब्सेंट होता है इसमें, ठीक है। सेंट्रियोल तो नर्व सेल में एब्सेंट होता है, तभी तो नर्व सेल डिवाइड नहीं करते हैं। बाकी ये माइलिन भी नहीं होगा, क्योंकि माइलिन शीथ जो है वो कहाँ पे है, एक्सॉन का पार्ट है ये, ना कि उसका पार्ट है ये। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 106 का जो आंसर है वो मेरे अकॉर्डिंग 2 और 4 जा रहा है, ठीक है। बाकी जो इन लोगों ने मतलब दिया था, शायद वो इन्होंने भी ऐसे ही कुछ दिया था, तो इसमें भी बोनस मिला होगा। बाकी अब इतना तो है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि सेंट्रियोल तो बिल्कुल ही नहीं है। बाकी माइलिन, अगर यहाँ पे सेल बॉडी ना दे करके मतलब सिर्फ नर्व सेल दिया होता तो फिर आपका आंसर जो है वो सेंट्रियोल जाता। बाकी देख लेना अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, कह रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ एल्बुमिन इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा में एल्बुमिन का रोल क्या होता है, तो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो जो ग्लोबुलिन होता है वो, ऐसे याद रखो, ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। क्लॉटिंग के लिए यहाँ पे कोई है नहीं, प्लेटलेट्स वगैरह का काम होता है, हेल्प इन कैरिंग CO2, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर वो निकल के आता है वो क्या है, हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। तो एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। बाकी ग्लोबुलिन प्रोटीन दिया होता तो डिफेंस मैकेनिज्म आता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंड प्रोडक्ट ऑफ अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का इसमें से एंड प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, तो पोरफायरिन है, सीरोटोनिन है, एड्रिनलिन है, इंसुलिन जो है वो यहाँ पे
नहीं होगा। मतलब ऑप्शन 4 और इंसुलिन क्या है एक तरीके से, ये क्या है, हार्मोन है, हार्मोन है। और ये क्या है, 51 अमाइनो एसिड्स का ये चेन है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, बाकी पोरफायरिन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन ये सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, वाई डू कार्टिलेजिनस या कॉन्ड्रिक्थिस फिशेस स्विम कंटिन्यूसली। तो वो इसलिए हमेशा कंटिन्यूसली स्विम करती रहती हैं टू अवॉइड सिंकिंग, अगर रुकेंगी तो फिर वो डूब जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन है। 110 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन तो पढ़ा ही है सबने, टीआरपी भी होता है, एआरबी भी होता है। तो यहाँ पे मतलब ये तीन के तीनों जो है वो सही हैं, देख लेना, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैच आ जाता है, कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करवाना है। तो इसमें जो पता है सबसे पहले वो मैच कर लिया करो, ताकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम कम वेस्ट हो आपका एग्जाम में। तो सबसे पहले एम्फाइसीमा को तो सबको पता होगा, एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, एम्फाइसीमा एंटीट्रिप्सिन हो गया। अब उसके बाद में रोजी, प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, रोजी का ये आ जाएगा। एलिजा क्या है, डिटेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, एचआईवी वगैरह का किया जाता है। तो 2 3 और लास्ट में क्या बचा, रीजन ऑफ आरओपी, कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन प्लाज्मिड। ठीक है, आरओपी किसमें, प्लाज्मिड में देखने को मिल रहा था। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112, इन गैस्ट्रोपोड्स, ठीक है, मोलस्क वगैरह की बात कर रहा है। विच पार्ट ऑफ बॉडी अंडरगोज टॉर्सन। ठीक है, मतलब ऐसे कॉइलिंग होती है ना, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट है बॉडी का, उसके कौन सा पार्ट। तो जो विसरल मास होता है अंदर वाला, वही क्या है, अंडरगोज टॉर्सन थ्रू 180 डिग्री। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, कह रहा है कि द थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन। जो 3 डोमेन सिस्टम था वो किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था, कार्ल वूज। और ये पूछ रहा है कि ये किस पे बेस्ड था, मतलब किस चीज़ के डिफरेंस के बेसिस पे बेस्ड था। तो इसका आंसर क्या है, राइबोसोमल आरएनए के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंशिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज जेनेटिक नेचर जेनेटिक इंजीनियर। मतलब नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर जो है वो किसको कहा था, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस को। ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट कॉज कर रहा था ना, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, कह रहा है कि द इंटरफेस न्यूक्लियस, मतलब इंटरफेस में जो न्यूक्लियस होता है इनक्लोज्ड इन, तो किस में इनक्लोज रहता है, डबल मेम्ब्रेनस ही होता है ना, पोरस डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है 116 क्वेश्चन, कह रहा है कि इन मेज व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ मियोसिस। कितने मियोसिस की ज़रूरत है अगर हमें 100 ग्रेन्स या 100 सीड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन बाई 4। तो n कितना है, 100 है, और n बाई 4 कितना हो जाएगा, मतलब ये 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 125, मतलब 125 मियोटिक डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है। बाकी इसको समझा देंगे कभी और। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर प्रूफिंग सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द कॉर्क और एंडोडर्मल सेल्स। कौन सा सब्सटेंस रिलीज करते हैं। तो वहाँ पे हमें किसका, सुबेरिन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, कॉर्क सेल्स और एंडोडर्मल सेल्स में, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक ग्रीन एल्गा। पैरासिटिक ग्रीन एल्गा इसमें से कौन सा होगा, पोरफायरा रेड में आ जाएगा, ट्रिपेक्सिया हैनी, सिफेलियोरस विरसेंस। ठीक है, यही क्या करता है, एप्पल में डिजीज कॉज करता है। तो 118 का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पे देखो पूछ क्या रहा है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है। अब पॉलीराइबोसोम, एसिड हाइड्रोलेजेस, एसईआर, थैलेकॉइड और क्रिस्टे। तो क्रिस्टे तो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ई का 4 हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में। थैलेकॉइड ग्रेना में हो जाएगा, 3 हो गया। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या कर रहे थे, स्टेरॉयड सिंथेसिस। ठीक है, 5। एसिड हाइड्रोलेजेस, ये इसी में आ जाएगा, पॉलीराइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में। तो 1 2 5 3 4, 1 2 5 3 4, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आज 120 तक ही कंटिन्यू करेंगे, बाकी फिर 121 से लेके
30 क्वेश्चंस नेक्स्ट। उसमें इटियोलेशन क्या है, इटियोलेशन इन प्लांट मतलब पत्तियों का क्या होता है, ये पीला पड़ जाना। तो पीला भाई कब पड़ जाएगा, जब उसे धूप नहीं मिलेगी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी आयरन कैल्शियम कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। बीइंग ग्रोन इन डार्क, जब आप उसको अंधेरे में रखोगे तो वो डेफिनेटली पीला पड़ जाएगा। तो आज यहीं 120 तक ही इसको रखते हैं, ठीक है। बाकी फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, प्लीज़ जो भी बच्चा वीडियो देखता है प्लीज़ यार एक बार लाइक तो करके चले जाया करो, ठीक है। बाकी कमेंट में अच्छा लगता है नहीं लगता है, कुछ बुरा भी लगता है ना, तो डेफिनेटली लिख के जाओ, ठीक है। आई नीड योर फीडबैक, ओके। सो थैंक्स फॉर टुडेज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी 121 से आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।